हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करते हैं 2014 नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 का ये पेपर। ये जो मेरे हाथ में पेपर है, पहले हम सॉल्व करेंगे मानसिक योग्यता परीक्षा। और इसके आपने निर्देश सबसे पहले पढ़ने हैं और उसके बाद ये सॉल्व इसको करना है। मैं निर्देश नहीं पढ़ रहा, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, तो चलो शुरू करते हैं। मैं उत्तम सिंह राणा, मेरे साथ जो पहला वाला प्रश्न यहाँ 1 से 5 तक के प्रश्न है, इसमें आपने क्या देखना है, जो अलग से आकृति है उसको ढूंढना है। तो यहाँ देखिए, जहाँ काला गोल वृत्त है उसके अंदर सफेद वृत्त है, इसमें भी वही है काला, तो लेकिन इसमें भी वही है, लेकिन ये तीसरे वाले पे नहीं है, तो यही आंसर होगा। यहाँ देखिए, त्रिभुज के अंदर वृत्त है, यहाँ भी त्रिभुज, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है, चतुर्भुज है, तो यही आंसर होगा। यहाँ देखिए, ये वर्ग के 4 बराबर खाने, इसके भी 4 बराबर खाने, इसके भी 4 बराबर खाने हैं, लेकिन इसके 4 बराबर खाने नहीं है, इसलिए आंसर यही होगा। चौथा वाला देखिए, इस त्रिभुज के अंदर 2 वृत्त हैं, यहाँ 3 वृत्त हैं, इसमें 4 वृत्त हैं, लेकिन इसमें वर्ग हैं, तो ये डिफरेंट है, तो आंसर यही होगा। ये 5वां वाला देखिए, त्रिभुज का एक कोना कटा है, यहाँ भी कटा है, यहाँ भी कटा है, लेकिन यहाँ अंदर 2 रेखाएं, इसलिए आंसर बिल्कुल। प्रश्न नंबर 6 से आपने फिर निर्देश उनको सही ढंग से पढ़ना है। यहाँ सदृश आकृति, मतलब जो पहले ये आकृति दे रखी है, इसी की समान इनमें से कौन सी आकृति है, तो यहाँ देखिए, अगर हम बिल्कुल मिलान करें तो इसके समान चौथा है। इसमें देखिए, इसमें मुंह गायब है, इसमें दोनों आंखों का ये मिला हुआ है, इसमें देखिए नाक उल्टी कर दी है। इसमें देखिए, इसके समान कौन सा है, ये बिल्कुल तीसरा वाला समान है। इसको 8वां वाले प्रश्न को देखिए, इसके समान बिल्कुल पहला वाला मैच कर रहा है, बाकी ये उल्टा हो गया, इसके बीच में 2 कॉलम नहीं है, इसके ऊपर 2 रेखाएं हो गई, इसलिए ये गलत है, तो आंसर 1 हो गया। ये देखिए, ये जो निशान है, तो इधर प्लस है, इधर गुणा है, ये सफेद वृत्त काला वृत्त त्रिभुज है, तो इसमें जो सही आंसर है, यहाँ प्लस गुणा सफेद काला और ये त्रिभुज, तो दूसरा वाला बिल्कुल सही आंसर है, बाकी औरों में मैच नहीं कर। ये 10वां प्रश्न देखिए, इसके समान देखिए, इसमें पूरा गोला आ गया अंदर, तो ये गलत हो गया। इसमें देखिए, ये उल्टा हो गया, ये वाला, तो ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए, ये यहाँ एक निशान पड़ा हुआ, ये भी गलत है, तो आंसर चौथा होगा। अब प्रश्न नंबर 11 से देखिए, आपने क्या करना है। एक वर्ग के भीतर आकृति दे रखी है, इसमें 3 हिस्से इसके भरे हुए हैं, एक जो खाली हिस्सा है, यहाँ पे देखिए बच्चे ने प्रयास किया, ये पुराना पेपर है, यहाँ पे बच्चे ने मिलाने का प्रयास किया, इसलिए नहीं तो ये बिल्कुल सफेद भाग है, ठीक है ना। इस तरह से सफेद भाग ये था, तो इस भाग में आपने इनमें से कौन सी आकृति फिट आएगी, ये खोजना है। तो देखिए, इसमें आकृति सी वाली, तीसरी वाली, ये फिट आ रही है, इसके ये ऐसा मैच कर रहा है, इसके साथ जो पैटर्न बाईं तरफ का है वही दाईं तरफ मैच हो रहा है, तो इसका आंसर हो गया इसका 3। ये 12वें प्रश्न का देखिए, आप इसमें जो मैच कर रहा है, क्योंकि एक लाइन नीचे आएगी, इसकी इधर आएगी, एक लाइन यहां से मिलेगी, तो ये चौथा वाला मैच कर रहा है। इसको अगर हम यहाँ, आप तो ऐसे मिलाएंगे, या आप घर में प्रैक्टिस करते हैं तो ट्रेस पेपर से कर सकते हैं, और इसको मैंने देखिए यहाँ ले आया, तो ये फिट मिल रहा है, बिल्कुल इसकी सदृश है, तो आकृति को पूरा कर रहा है, तो इसका मतलब आंसर चौथा वाला। 13 का जो पैटर्न है, इस तरह से जो सही के निशान घूमते हुए जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसका ये, अब अगला निशान ये बनेगा, इधर को बनेगा, और तीर का निशान आगे को बनेगा। तो इस तरह से जो सही पैटर्न उत्तर है वो दूसरा लग रहा है, तो सही उत्तर यही होगा। अगली आकृति में जो आकृति यहाँ चौथे हिस्से पे आने वाले है, तो ये पहला वाला मैच ज्यादा कर रहा है, इसको मैं लगा के देख रहा हूँ, तो औरों पे अंतर है। देखिए, ये बिल्कुल फिट आ रहा है अंदर से, ये काला त्रिभुज हो गई, ये 2 रेखाएं मैच कर रहे हैं, यहाँ जिस तरह से पैटर्न में 2 वृत्त एक साथ हैं, फिर एक लास्ट में काला वृत्त है, तो मैच कर रहा है, तो आंसर इसका पहला ही होगा। बाकी इसमें देखिए, यहाँ काला वृत्त गायब है, यहाँ इसका भी काला वृत्त गायब है, यहाँ काले वृत्त की जगह त्रिभुज है। इस वाली आकृति में देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस का निशान होगा, फिर ये वर्ग पूरा होगा, फिर इसके बाहर से बिंदु होंगे काले, और तब ये 2 लाइन होंगी, तो इस तरह से जो मैच कर रहा है, फिर इसकी लाइन पतली हो गई यहाँ बीच में, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें जो सही मैच कर रहा है, ये 4th वाला है, इसको हमने यहां ले गए, तो ये आकृति को बिल्कुल पूरा कर रहा है, ठीक है ना। तो जिस तरह से तीनों तरफ पैटर्न है, तो उसी पैटर्न को पूरा कर रहा है, तो आंसर चौथा होगा इसका। देखिए, फिर आपने प्रश्न नंबर 16 से निर्देश ढंग से पढ़ने हैं। यहाँ समस्या आकृति 3 दे रखी है, इनका एक निश्चित पैटर्न है, तो इसी पैटर्न के अनुसार चौथी समस्या आकृति कौन सी होगी, ये आपने खोजना है। अब देखिए, यहाँ एक ये है, यहाँ एक लाइन ये आ गई, यहाँ इसमें 2 लाइन आ गई, तो अब अगला क्या होगा, यहाँ 3 लाइन आ जाएंगे ऐसे,
तो इस तरह से आंसर दूसरा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ एक हिस्सा काला है, यहाँ दो हिस्से काले हैं, यहाँ दो हिस्सों के बाद ये ऐसा हो गया, तो सही आंसर चौथा होगा। इसके इसी पैटर्न में लाइनें हैं, तो सही आंसर फोर्थ। इसमें देखेंगे, इसमें तीन निशान है, पहले धन का निशान यहाँ था, फिर बीच में आया, फिर नीचे आ गया, तो इसका मतलब फिर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा धन का निशान। फिर यहाँ देखिए त्रिभुज का निशान बीच में था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो दूसरे स्थान पे त्रिभुज आ जाएगा और तीसरे स्थान पे गुणा आ जाएगा, तो धन त्रिभुज गुणा, तो इसका आंसर पहला ही सही है। इसके देखिए, यहाँ देखिए, इसका पहले गुणा धन है, गुणा है, ठीक है ना, धन गुणा, तो यहाँ जो है धन गुणा इधर आ गया, फिर धन गुणा ऐसे में आ गया, तो अब धन गुणा ऐसे में होगा, ठीक है ना। तो धन गुणा का ये वाला पैटर्न अभी हम दुआ करते हैं और देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे आंसर हमें मिल गया, धन गुणा चौथे में यही मैच कर रहा है, तो सही आंसर फोर्थ। यहाँ देखिए आयत के ऊपर वृत्त है, अब इस कोने वृत्त गया, तीसरे में इस कोने गया, तो चौथे में इस कोने आ जाएगा, तो सही आंसर सी वाला, थर्ड वाला। देखिए प्रश्न नंबर 21 से आपने क्या करना है, ये अनुपात का प्रश्न जैसे है कि जो संबंध पहली आकृति का दूसरी से है, वही संबंध तीसरी का किस आकृति से इनमें से होगा। तो देखिए पहले में उल्टा एल है और इसके ऐसे लगे हैं, इसके यहाँ ये इस तरफ पलट गया और ये नीचे की लाइन है ऊपर पलट गई। अब देखिए यहाँ ऐसा है, तो कैसे पलटेगा, तो क्योंकि पहली आकृति दर्पण प्रतिबिंब की तरह पलट रही है, तो ये भी आकृति दर्पण प्रतिबिंब की तरह इस तरह से पलट जाएगी। ये पहला दूसरा सही है। अब ये इसकी लाइनें इस पे हैं, तो इधर ऊपर वाले पे आपने आंसर में लाइनें होंगी, तो इसका मतलब सही आंसर फोर्थ वाला होगा। इस पे देखिए दो फूल हैं, इसके दो फूल इस तरफ उल्टे हो गए, तो इसके भी दो फूल इस तरह से हैं, तो इसके दो फूल इस तरफ आ जाएंगे, तो आंसर 2। यहाँ देखिए, यहाँ बीच में त्रिभुज है, यहाँ ये नीचे वाला वर्ग यहाँ आ गया, त्रिभुज ऊपर चला गया, लेकिन उसी पोजीशन में है, गुणा का निशान यहाँ चला गया और वृत्त सब उसी पोजीशन में है, तो यहाँ वृत्त है तो वृत्त भी ऊपर चला जाएगा और ये वर्ग बीच में आ जाएगा, तो ये जो मैच कर रहे हैं, तो यहाँ वृत्त नीचे है, लेकिन यहाँ गुणा का निशान है, देखिए इस पे धन का निशान है, तो यहाँ निशान नहीं बदल रहे हैं, तो गुणा का निशान, इस पे भी धन का निशान है, इस पे भी नहीं, इस पे धन का निशान सही है, लेकिन ये वृत्त बीच में वृत्त है, तो बीच में तो आकृति बदल रही है, तो अब तीसरा चौथा मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ त्रिभुज देखिए उल्टा है, कोई भी त्रिभुज इसमें उल्टा नहीं हो रहा है, तो आंसर तीसरा सही है। इसमें त्रिभुज भी उल्टा है, बीच में ये है, वर्ग ऊपर वृत्त हो गया, इधर धन हो गया। इसमें देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर वृत्त है, यहाँ वर्ग है, वर्ग के अंदर वृत्त, दूसरा आंसर सही है। यहाँ देखिए m है, m को ठीक उल्टा पलटा रखा ऊपर की तरफ, ये w की तरह दिख रहा है, r है, इसको अगर हम पलटाएंगे तो ये बिल्कुल चौथे वाले की तरह दिखेगा। कहीं आप सोच रहे होंगे कि दूसरे वाले की तरह दिखेगा, तो नहीं दिखेगा। आप लोग पलटा के देखिए इसको, तो इसका जो वही दर्पण प्रतिबिंब, हम दर्पण लगाएंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा ऊपर की तरफ दर्पण लगा के, उसी आकृति को ये शो कर रहा है। देखिए ये जो प्रश्न है, इनमें आपने क्या करना है, एक वर्ग बना करके इसके अंदर कौन सी आकृति फिट आ रही है उसको आपने ढूंढना है। जैसे ये लाइन है, इसको मैं वर्ग बना दूंगा, तो इसकी जो मिसिंग वाला पार्ट है, ये वाला है, देखिए तो इसका जो मिसिंग पार्ट ये किससे मैच कर रहा है, देखिए इससे, तो इसका नीचे बहुत छोटा हो गया है, पहला वाला बिल्कुल सही मैच कर रहा है, तो आंसर एक फर्स्ट वाला होगा। इसका देखिए 27वां का इस तरह से हमने मिलाया, इसको जो छोटी आकृति का हमने वर्ग बनाया, तो कौन सी आकृति मैच इससे कर रही है, तो बिल्कुल ये दूसरी वाली आकृति मैच कर रही है, तो यही आकृति इसको पूरा करती है। देखिए 28वां का अगर हम वर्ग बनाते हैं, तो इसको हम यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ लाते हैं, तो ये जो बीच वाली आकृति जो मैच कर रही है, ये केवल पहली वाली आकृति से ही मैच कर रही है। इसका अगर हम वर्ग बनाते हैं, इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए और इसको मिला दीजिए, तो इसकी जो आकृति मैच कर रही है, बिल्कुल कौन सी कर रही है, पहली वाली आकृति ही मैच कर रही है। इसका ये वाला भाग बहुत ज्यादा चौड़ा हो गया, इसका ये वाला भाग बहुत छोटा हो गया, तो इसका मतलब आंसर एक ही होगा। देखिए अगर हम इसका वर्ग बनाते हैं, तो इस तरह से हमने लाइनें इनको आगे बढ़ाया और इसको मिला दिया। अब नीचे वाली आकृति आप देखो तो किससे मैच कर रही है, ये बिल्कुल मैच कर रही है दूसरी वाली बी वाली आकृति से। इसका तो बहुत बड़ा हो गया, इसका शेप कुछ अलग सा हो गया,
सॉरी दूसरी आकृति से। इसका आंसर 2। देखिए अगले जो प्रश्न है ये आईने के साथ, मतलब कोई आकृति, ये शीशा इधर इस साइड से ये लगा हुआ है, इस साइड से शीशे में ये आकृति कैसी दिखेंगे, ये काफी कठिन होते हैं। इनको बड़े मनोयोग से, बड़े ध्यान से आपको करना है। इनको देखना है कि इस तरफ अगर किसी आकृति पे शीशा लगता है तो ये आकृतियां कैसी प्रतीत होती हैं। इनकी प्रैक्टिस आप लोग ट्रेस पेपर या बटर पेपर से कर सकते हैं। किसी आकृति को बिल्कुल ट्रेस किया और उसका उल्टी तरफ से देखा तो वही दर्पण प्रतिबिंब इनका होता है। जैसे मैं इसको, देखिए मैं इसको सेलेक्ट करके उल्टा करता हूँ, फ्लिप कर देता हूँ, इसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप करता हूँ, क्योंकि अब देखिए ये ES हो गया, JS हो गया, GS हो गया, KS हो गया, तो इसका मतलब जो सही आंसर होगा ये लास्ट वाला होगा ये, ठीक है ना। ये देखिए इस आकृति को जब हम शीशे में देखेंगे तो इसका जो ये इस तरफ दिखेगा, तो इस तरफ दोनों का दिख रहा है, लेकिन ये नीचे की तरफ है तो ये नीचे की तरफ ही रहेगा, ऊपर की तरफ नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर 2 ही है। इस वाली आकृति को आप देखेंगे तो ये शीशे में इसका मुंह किस तरह, चलो इसको मैं वर्टिकल करके आपको दिखाता हूँ, इसको फ्लिप करके हॉरिजॉन्टल फ्लिप इसको करेंगे हम, तो देखते हैं कैसे आकृति इसका। देखिए ये वाली आकृति बनेगी, तो ये वाला आंसर तीसरा वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए F को जब हम शीशे में इस तरह से देखेंगे तो ये शीशे में ठीक उल्टी तरफ उल्टा मुड़ जाएगा इस तरफ, तो इसका जो सही आंसर है ये तीसरा वाला है। ये 2005 को जब हम देखेंगे तो इसको चलो मैं फ्लिप करके आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, 2005 देखिए कैसा दिखता है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप इसको मैंने किया तो इस तरह से दिख रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो ये देखिए यहाँ 2 उल्टा हो गया, ये देखिए ये बिल्कुल मैच कर रहा है दूसरे वाले प्रश्न से, तो इसका मतलब ये दूसरा वाला आंसर बिल्कुल सही है और किसी में मैच नहीं कर रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 36 से आपने क्या करना है कि इसमें कागज को मोड़ना है। जिस तरह से ये पहले पैटर्न में देखिए ये मेरे पास कागज है, इसको मैंने पहले काट रखा है, तो अगर ये पहले सीधा वर्गाकार कागज था, इसको मैंने ये इस तरह से मोड़ा, फिर दूसरे चित्र में देखिए इस तरह से इसको मोड़ा, और तीसरे चित्र में देखिए इस तरह से इसको कैंची से काटा हुआ है, इसके बीच में ये आकृति बनी हुई है। तो ठीक हम इसकी अगर दिशा चेंज नहीं करेंगे, इसको अगर ऐसे ही खोलेंगे तो कौन सी आकृति आपको नजर आ रही है, देखिए इसमें ठीक चौथी वाली आकृति नजर आ रही है, ठीक है ना। जो इसमें 4th स्थान पे जो आकृति दे रखी है वो, तो इसलिए सही आंसर जो है इसका 4th होगा। दूसरी आकृति में देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज को हमने ये मोड़ा, इस तरफ एक मोड़ डाला, फिर इसको नीचे की तरफ ऐसा मोड़ा, फिर देखिए चौथी आकृति में इसको ऊपर से भी काटा हुआ है और यहां से नीचे की साइड भी कटा है। अब इसको हम खोलेंगे तो कौन सी आकृति नजर आएगी, तो देखिए कौन सी आकृति नजर आई, ठीक बी वाली आकृति नजर आ रही है, बी सॉरी 2 वाली, तो आंसर 2। यहाँ देखिए ये मेरे पास पहले एक वर्गाकार कागज था, मैंने इसको ऊपर की तरफ मोड़ा जैसे पहले चित्र में दिया हुआ है, सॉरी इस तरह से मोड़ा। पहले ये कागज है, इसको मैंने एक बार इस तरह से मोड़ा, फिर दोबारा देखिए इस तरह से जैसे तीर का निशान है इस तरह से मोड़ा, और तीसरी बार देखिए इस पे क्या किया, यहाँ पे एक त्रिभुज जैसा काटा और यहाँ गोले की तरह, एकदम गोला तो मेरा नहीं कटा है लेकिन मैंने प्रयास किया काटने का। फिर हम इसको खोलेंगे तो देखिए कौन सी आकृति नजर आ रही है, बिल्कुल जो ये नंबर 1 पे जो आकृति है वही नजर आ रही है, ठीक है ना। इधर ये गोले हो गए दोनों तरफ और ये वर्ग ऐसे घूमे हुए वर्ग बने हुए हैं। अगला देखिए हमारे पास एक वृत्त है, ये वृत्ताकार कागज है, लगभग मैंने थोड़ा जल्दी में कैसे काटा है इसको, और इसको हमने जैसे चित्र में दिखाया गया पहले इस तरह से मोड़ा, ये देखिए इस तरह से मोड़ा, फिर हमने इस तरह से मोड़ा, उसके बाद एक फोल्ड और ऐसा किया त्रिभुज की तरह, और उसके बाद इस पे यहाँ से छेद कर दी इस कोने पे, फिर हमने खोला तो देखिए 8 छेद ठीक इसी तरह से चारों ओर इसके बने हुए हैं, इधर से जैसे आकृति नंबर 1 में। आकृति 1 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 40 देखिए, इसमें एक कागज है, इसको हमने ये मोड़ा, फिर जैसे आकृति में दिया हुआ है हमने ऐसा मोड़ा, फिर इस पे 3 छेद कर दिए। मेरे छेद जो है छोटे बड़े हो गए, लेकिन आपने गोल छेद इसको करने। फिर अगर हम खोलेंगे इसी तरह से तो इस पे देखिए बिल्कुल 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, 3 ऐसे में, 3 ऐसे में आ गया, तो आकृति नंबर 1 में जो शेप है वही शेप बन रही है। देखिए प्रश्न नंबर 41 से क्या है, एक आकृति दी हुई है,
इसमें कुछ 4 आकृतियां हैं। इन्हीं 4 आकृतियों को अगर हम आपस में मिलाएं तो इनमें से 4 उत्तर आकृतियां हैं, इनमें से कौन सी आकृति में ये चारों आकृतियां समाई हुई हैं या इन चारों आकृतियों से मिलकर कौन सी आकृति बन रही है। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सी बन रही है। देखिए अगर हम इसको यहाँ देखिए, ये वृत्त का चौथा हिस्सा, एक चौथा हिस्सा, तो एक चौथा हिस्सा बिल्कुल इस पे फिट मिल रहा है। ये त्रिभुज है, देखिए त्रिभुज, इस पे ये वाला हिस्सा हो गया। ये वाला चतुर्भुज इस तरह से कटा हुआ है, तो ये वाला चतुर्भुज यहाँ खड़ा किया हुआ है, इस तरह से कटा हुआ, और ये आयत ये है। तो बिल्कुल दूसरे वाली आकृति सही आंसर है इसका। ये प्रश्न नंबर 42 में देखिए, ये वाली आकृति दे रखी है। तो ये वाली आकृति जो है या तो 2 में मेल खा रही है या 3 में मेल खा रही है, लेकिन अंतर देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये 3 में कम है, तो इसका सही आंसर 2 होगा। देखिए इसमें देखिए एक त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है और एक ये चतुर्भुज है। तो इसमें देखिए इसमें 2 ही त्रिभुज हैं, इसमें भी 2 ही त्रिभुज बनाए हुए हैं, इस लास्ट वाले में भी 2 ही त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज ये 2 चतुर्भुज है, तो 3 त्रिभुज जो है इसमें है बिल्कुल, और एक ये चतुर्भुज। तो सही आंसर 3 हो गया। देखिए इसमें ये वृत्त वाला छोटा हिस्सा है, ये भी वृत्त का हिस्सा है, ये वृत्त का हिस्सा है, लेकिन ये तिरछा कटा हुआ एक त्रिभुज है। तो इस तरह की आकृति ना तो इसमें मिल रही है, ना इसमें पहला, ना तीसरे में, चौथे में है। चौथे में देखिए एक ही वृत्त आधा वाला, ये भी मतलब एक छोटा सा हिस्सा, और ये वाला हिस्सा जो है वो ये वाला हिस्सा है, और ये त्रिभुज हो गया। तो चारों आकृतियां इसमें मिल रही है। ये लास्ट में देखिए 2 चतुर्भुज है, एक त्रिभुज है, तो ये चौथे वाले से मिल रहे हैं। यहाँ पे ये 2 चतुर्भुज हो गए और ये त्रिभुज हो गया। प्रश्न नंबर 46 से आपने ये देखना है कि पहली जो आकृति है इन 4 आकृतियों में से किसके अंदर छिपी हुई है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे सीधा सीधा नजर मारें तो ये आकृति जो है ना इसमें छिपी हुई है। ये देखिए ये इसके अंदर है, तो ऐसा आपने ढूंढना। तो इसका सही आंसर 3 है। ये देखिए इसमें 3 त्रिभुज इस तरह से हैं, तो ये भी तीसरे वाले में छुपे हुए हैं। 48 वाली आकृति का लास्ट में छुपी हुई है, और 49 वाला जो टी की तरह जो आकृति है ये छुपा हुआ, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये लास्ट वाले में ये भी छुपा हुआ है। और लास्ट वाला जो 50 वाली आकृति है ये शुभ लाभ जैसा निशान है, इसको आप सही देखेंगे तो ये तीसरे वाले में ये आकृति छुपी हुई है, इसलिए इसका आंसर होगा 3rd। देखिए चौथे में मैच नहीं कर रही है, केवल तीसरे में ही ये मैच कर रही है। देखिए अब हम हिंदी वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, क्योंकि गणित वाले में बहुत टाइम लगने वाला है, इसलिए उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसको आपको लिंक इसमें भेज दूंगा। और इसमें हिंदी में क्या होता है कि इसमें भाषा में जो आपने एक पैरा दिया हुआ है, इस पे आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो इस पैरा को हम ध्यान से पढ़ते हैं ताकि हम इनके उत्तर सही दे सकें। रवि की मामी ने जब उसके लिए सेब के आकार का मिट्टी का गुल्ला खरीदा तो वह बहुत रोमांचित था। इसमें सिक्के अंदर डालने के लिए एक छेद था। रवि ने अपने पिताजी को कहा, अपने पैसे बचाऊंगा, अपने जन्मदिन के लिए एक क्रिकेट बैट खरीदूंगा। रवि ने पैसे बचाना शुरू कर दिया। उसने अपनी दिवाली की खरीदारी से बचे पैसे बचाए और गुल्लक में डाल दिए। उसने अपना जेब खर्च भी सावधानी से प्रयोग किया और इससे भी कुछ बचत की। अब उसके जन्मदिन के 2 ही दिन शेष थे। रवि उदास था कि उसने क्रिकेट बैट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं बचाया। जन्मदिन से एक दिन पूर्व उसको पिताजी ने कहा, अपनी माँ को बुलाओ, हम गुल्लक खोलेंगे। जब उन्होंने गुल्लक खोली तो देखा कि रोजमर्रा के बीच 100 रुपए का नोट भी था। रवि अपने पिताजी से लिपट गया और उन्हें धन्यवाद देकर बोला, अब मैं समझा कि आपने माँ को बुलाने के लिए क्यों कहा। खुशी खुशी वे लोग क्रिकेट बैट खरीदने चल पड़े। तो इस पे आधारित ये प्रश्न है, इनके आपने जवाब देने हैं। पहला प्रश्न है, रवि की मामी ने उसे क्या दिया? तो रवि की मामी ने उसे गुल्लक दिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, अपने जन्मदिन पर रवि क्या खरीदना चाहता था? तो अपने जन्मदिन पर रवि क्रिकेट बैट खरीदना चाहता था। अगला प्रश्न है, जन्मदिन के 2 दिन पहले रवि उदास था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, उसके पिताजी ने उसे डांटा था। या तीसरा है, वह क्रिकेट बैट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे जमा नहीं कर पाया, उसका गुल्लक खो गया। तो इसमें उसे लगा कि उसके पास पैसे नहीं है, वो पर्याप्त पैसे जमा नहीं कर पाया। तो सही आंसर तीसरा वाला। गुल्लक में 100 रुपए का नोट किसने डाला था? तो उसके पिताजी ने डाला था, रवि के पिताजी ने। रोमांचित का क्या अर्थ है? तो रोमांचित का अर्थ होता है बहुत ज्यादा प्रसन्न होना या बहुत ज्यादा खुश होना। तो बहुत खुश, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। अगला पैराग्राफ है, इसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। एक बार डिम्पी बीमार हो गई।
उसके सिर में दर्द था, उसकी नाक बह रही थी। उसकी माँ उसे डॉक्टर को दिखाने ले गई, जिसने उसको कुछ दवाई दी। दवाई लेते ही उसके मुंह से ऊह की आवाज निकली। उसको अचानक एक छींक आई और उसने देखा कि उसके हाथ पर कोई गंदा सा पदार्थ आ पड़ा है। उसने पूछा, तुम कौन हो? उस गंदे पदार्थ ने कहा, हम बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया हैं। हम हजारों साथियों के साथ तुम्हारे पेट में थे। तुम्हारे दवाई लेने से मेरे लाखों साथी तो समाप्त हो गए, किंतु मैं तुम्हारी नाक में सुरक्षित रह गया और छींक के साथ तुम्हारे हाथ पर गिरा हूं। ओह, तुम ही मेरी बीमारी का कारण हो। तो यह बताओ कि तुम मेरे पेट में कैसे पहुंचे? डिम्पी ने पूछा, तुमने सड़क के किनारे जो खाना खाया था, उसी के द्वारा मैं अपने साथियों के साथ तुम्हारे पेट तक पहुंचा। तुम नहीं जानती, हम यहाँ वहां सब जगह रहते हैं। यदि तुम खाने के मामले में सावधानी बरतती तो कुछ भी नहीं होता, बैक्टीरिया ने कहा। अब इस पे आधारित हम प्रश्न करेंगे। ध्यान से आपने सुन लिया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, डिम्पी को डॉक्टर के पास ले जाया गया क्योंकि वह बीमार थी। तो इसका आंसर तीसरा वाला। उसे डॉक्टर के पास कौन ले गया? तो उसकी मां ले गई थी। तो इसका आंसर होगा पहला वाला। ये वाला आंसर इसमें देखिए, सड़क के किनारे भोजन करती है, सही है। और 85 वाला जो है वह खाने में अगर सावधानी बरतती तो उसे कुछ भी नहीं होता। अगला वाला अनुच्छेद है, इसे भी हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। हरा रंग सुंदर होता है, घास जिस पर हम टहलते हैं और पेड़ों के पत्ते जिनको हम प्रकृति में देखते हैं प्रायः हरे रंग के ही होते हैं। बहुत से पौधे भी हरे रंग के ही दिखाई देते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप नीले और पीले रंग का मिश्रण करके हरा रंग बना सकते हैं? नीला और पीला। क्योंकि आप दो मुख्य रंगों का मिश्रण करके हरा रंग बना सकते हैं, इसलिए इसे गौण रंग कहा जाता है। पृथ्वी को हानि न पहुंचाने वाले पदार्थों के निर्माण का वर्णन करने के लिए भी हरा नाम का प्रयोग किया जाता है। हरे उत्पाद प्रायः पुनः उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री से बने होते हैं तथा उनसे जिन्हें कूड़े के रूप में फेंकना सुरक्षित होता है। हरा जीवन का अर्थ है पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाना। तो ये हमने पढ़ लिया है। चलिए इस पर आधारित प्रश्न उत्तरों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद के अनुसार हरा है। तो एक तेज रंग है, एक गौण रंग है, एक मुख्य रंग है, एक पादप रंग है। तो हरा जो है दो रंगों को मिला करके बनाया जाता है, तो इसलिए इसे गौण रंग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किन रंगों को मिलाने से हरा रंग बनता है? तो इसका आया था कि नीला और पीला। तो पीला और नीला इसका आंसर है। प्रश्न है, हरा जीवन से क्या तात्पर्य है? तो हरे कपड़े पहनना, घर को हरे रंग से रंगना, पेड़ों को लगाना। तो इसका अर्थ है पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली। यही इसका उत्तर है। हरे उत्पाद हैं, कैसे हैं? ये पृथ्वी को बचाने वाले उत्पाद हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न आया है। मुख्य शब्द का विपरीतार्थक। विपरीतार्थक का मतलब विलोम कौन सा है? तो मुख्य का होता है गौण। ठीक है, चलिए अगले अनुच्छेद को हम पढ़ते हैं। एक बार एक पति पत्नी अपने एक परिचित से मिलने चले जिसका घर कुछ दूरी पर था। जाते समय उन्हें याद आया कि रास्ते में उन्हें नदी पार जाने के लिए एक पुराना और असुरक्षित पुल पार करना पड़ेगा। पत्नी पति से कहने लगी, हमें उस पर से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। पति ने पत्नी का समर्थन करते हुए कहा, मान लो यदि हमारे पार करते समय वह टूट जाता है तो हम तो नदी में डूब जाएंगे। पत्नी ने कहा, और मान लो पार करते समय किसी पुराने फट्टे पर पैर पड़ने से वह टूट जाए तो आपका पैर टूट जाएगा, तो हमारे परिवार का ख्याल कौन रखेगा? पति ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, हम तो भूखे मर जाएंगे। ऐसी ही बातें चलती रही। दोनों अनेक प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण बातें सोचते और चिंताएं करते हुए जब पुल के पास पहुंचे तो देखा कि वहां तो पहले ही नया पुल बन गया है
और वे सुरक्षित नदी को पार कर गए। ठीक है, हम व्यर्थ चिंता करने और नकारात्मक बातें सोचने की आदत हमें व्यर्थ चिंता करने और नकारात्मक बातें छोड़ने की आदत छोड़ देनी चाहिए। ये अनुच्छेद था और इस पे प्रश्न उत्तर हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, पति पत्नी घर से निकले तो किसी परिचित से मिलने जा रहे थे, तो इसका सही अर्थ होगा ये वाला होगा, अपने मित्र से मिलने के लिए। थोड़ी देर बाद उन्हें याद आया कि, तो इसका सही आंसर ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे तो ये भी मिल रहा है कि एक नदी को पार करना पड़ेगा, पर नदी पर एक पुराना पुल है। वहां पे जो आंसर उसमें आया था कि नदी को पार करना पड़ेगा जिस पर एक पुराना पुल है, तो इसके ज्यादा सही आंसर यही मैच कर रहा है। अगला है, वे सहमत थे कि उन्हें पुल पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वे नीचे गिर जाएंगे, पुल टूटकर गिर सकता है, दोस्त घर पर नहीं हो सकता, वहां अंधेरा हो चुका था। इसका जो सही आंसर है, पुल टूटकर गिर सकता है। पुल पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक नया पुल बनाया जा चुका है। इसका सही आंसर। दुर्भाग्य का अर्थ है बुरा भाग्य, ये सही आंसर है। चलिए अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य के पास पक्षियों को मारने के लिए धनुष बाण भी नहीं होते थे, इसलिए वह उनके झुंड पर तीखे पत्थरों से निशाना लगाता था। वह पक्षियों को दोनों से आकर्षित करता। चलिए अनुच्छेद 5 पढ़ते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य के पास पक्षियों को मारने के लिए धनुष बाण भी नहीं होते थे, इसलिए वह उनके झुंड पर तीखे पत्थरों से निशाना लगाता था, या वह पक्षियों को दानों से आकर्षित करता और उनके ऊपर जाल डाल देता था। कभी कभी वह मुट्ठी भर दाने जमीन पर फेंक देता और कुछ खूंटे गाड़ देता, जिस पर पेड़ों से इकट्ठा की हुई गोंद लगी होती। फिर वह इंतजार करता कि पेड़ों से पक्षी उतरकर नीचे आएं और उन खूंटों पे से चिपक जाएं। वह पक्षियों को फंसाने का बड़ा क्रूर तरीका था। ठीक है ना। अब इस पे आधारित प्रश्न हम करेंगे। प्राचीन काल का मनुष्य पक्षियों को मारने के लिए किसका उपयोग नहीं करता था? देखिए, धनुष बाण है, बीज और वृक्षों का, चिपकाने वाली खूंटियों का, तीखे पत्थरों का। तो प्रश्न में साफ लिखा है कि प्राचीन काल के मनुष्य के पास धनुष बाण भी नहीं थे। ठीक है ना, तो इसका यही आंसर सही है। तो वे पक्षियों को आकर्षित करने के लिए उन्हें दिखाते थे, क्या दिखाते थे? बीज दिखाते थे। अगला प्रश्न है, गोंद इकट्ठा की जाती थी लोगों से, पौधों से? तो गोंद पेड़ों से इकट्ठा की जाती थी, पौधों से नहीं। अगला प्रश्न है, पक्षियों को फंसाने का सबसे क्रूर तरीका था? तो सबसे क्रूर तरीका था उन्हें गोंद लगी खूंटियों से चिपकाना। लास्ट वाला प्रश्न है 100वां, प्राचीन शब्द का विपरीतार्थक है अर्थात विलोम है, तो प्राचीन का होता है आधुनिक। तो इस तरह से ये पेपर समाप्त हुआ 2014 का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।